सोचिए, सिर्फ 4 साल और तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम बात करेंगे शाम की फतह की, एक ऐसी दास्तान जहां एक नई ताकत ने एक सदियों पुरानी सल्तनत को हिला कर रख दिया। लेकिन असल कहानी अहम वो मैदान जंग से भी ज्यादा दिलचस्प है। सवाल ये है कि एक ऐसा जनरल जो 100 से ज्यादा जंगें लड़ा और कभी नहीं हारा, उसे अपनी सबसे बड़ी जीत के फौरन बाद कमांड से क्यों हटा दिया गया। ये खालिद बिन वलीद की कहानी है, एक ऐसा मिलिट्री जीनियस जिसकी जीत ही उसकी आजमाइश बन गई। तो इस टकराव को आखिर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 7वीं सदी की दुनिया में, जहां सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा था। पुरानी सल्तनतें कमजोर हो रही थीं और एक नई कुव्वत उभरने को तैयार थी। और यहाँ मंजर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थीं दो सुपर पावर्स, बाइजेंटीनी और सासानी सल्तनतें, जो आपस में लड़ लड़ के थक चुकी थीं, और दूसरी तरफ अरब के सहरा से उठने वाली एक बिल्कुल नई, जोश से भरी हुई मुत्तहिद कुव्वत, यानी खिलाफत राशिदा। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकने का भी वक्त नहीं मिला। देखें, 628 में रोमन फारसी जंग खत्म हुई तो इलाके में एक पावर वैक्यूम सा बन गया। फिर 632 में पैगंबर इस्लाम का विसाल हुआ और उसके फौरन बाद 633 तक रिदा की जंगों के जरिए पूरा अरब मुत्तहिद हो चुका था। और सिर्फ एक साल बाद 634 में ये नई ताकत दुनिया के स्टेज पर कदम रखने वाली थी। और इस पूरे तूफान के ऐन मरकज़ में एक शख्सियत थी, खालिद बिन वलीद, जिन्हें तारीख सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो तो एक ऐसी कुव्वत थे जिसे शिकस्त देना नामुमकिन सा था। उनकी शोहरत ऐसी थी कि मैदान जंग में उनके कदम रखने से पहले ही उनका नाम पहुंच जाता था, और जल्द ही बाज़ांतिनी सुल्तनत उनके नाम से कांपने वाली थी। लेकिन उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा क्यों जाता था? ये लक़ब उन्हें खुद पैगंबर इस्लाम ने दिया था, जंगे मौता में उनकी बेमिसाल बहादुरी पर। ये उनकी ज़बरदस्त मिलिट्री स्किल्स का आप कह सकते हैं पहला सबूत था। अब खालिद की मिलिट्री जीनियस का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो शाम पहुंचे कैसे। उन्होंने आम रास्ते छोड़ दिए और अपनी फौज को एक ऐसे बेआबो गया सहरा से लेकर गुजरे जिसे पार करना खैर नामुमकिन समझा जाता था। इस गैर मुतवक्का चाल ने बाज़ंतीनियों को बिल्कुल बिल्कुल हैरान कर दिया, और यही वो चाल थी जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। खालिद के आते ही इस पूरी मुहिम का रंग ढंग ही बदल गया। अब ये मामूली छापे नहीं थे, नहीं, ये एक मुनज़्ज़म फतह का आगाज़ था, एक ऐसा सिलसिला जो रुकने वाला नहीं था। पहला बड़ा मुकाबला हुआ अजनदीन के मैदान में। साल था 634, दोनों फौजें आमने सामने थीं, और नतीजा बाज़ंतीनियों के लिए एक तबाह कुन शिकस्त। इस एक जीत ने समझ लें पूरे फ़लस्तीन का दरवाज़ा खोल दिया। अगला टारगेट था दमिश्क, इलाके के सबसे पुराने शहरों में से एक। और जब शहर ने हथियार डाले तो जो मुआहदा हुआ वो तारीखी था। क्यों? क्योंकि उसने आगे के लिए एक मिसाल कायम की, एक ऐसा मॉडल जिसमें गैर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी दी गई, और यही चीज़ आने वाली सदियों तक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद बनी। और फिर आई यरमूक की जंग। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तारीख का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस मैदान में बैज़ंतीनी सल्तनत की पूरी शामी फौज का सफाया हो गया, और इसके साथ ही शाम की किस्मत का फैसला हमेशा के लिए हो गया। लेकिन यरमूक में इस ज़बरदस्त फैसला कुन जीत के फौरन बाद खालिद की अपनी कहानी में एक ऐसा ड्रामेटिक मोड़ आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। और यही वो सवाल है जो आज भी तारीखदानों को हैरान करता है। अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत के लम्हे में खालिद को कमान से क्यों हटा दिया गया? ये एक ऐसा फैसला था जो मिलिट्री लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ लगता है। यहाँ दरअसल दो अलग नज़रियात आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे खालिद, जो मैदान जंग के बादशाह थे और जिनके लिए जीत सब कुछ थी। दूसरी तरफ थे नए खलीफा हज़रत उमर। उनका ख्याल था कि फ़ौज की वफादारी किसी एक नाकाबिले शिकस्त इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि रियासत और अल्लाह के साथ होनी चाहिए। तो ये मैदान जंग से बढ़कर उसूलों की जंग थी।
تو نئے خلیفہ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو نیا کمانڈر بنا دیا۔ لیکن خالد کی عظمت دیکھیں، انہوں نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا اور اپنے نئے کمانڈر کے نیچے ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے، اور اس قدم کا ایک سیاسی فائدہ بھی تھا۔ اس سے ان مقامی عرب قبائل کا اعتماد بھی جیتا گیا جو خالد کی بڑی فوج سے تھوڑا خوف کھاتے تھے۔ اور شاید سب سے حیرت کی بات یہی تھی کہ لیڈرشپ بدلنے کے باوجود فتح کا سفر رکا نہیں، وہ جاری رہا۔ رفتار بالکل کم نہیں ہوئی۔ ابو عبیدہ کے کمان میں اسلامی فوجیں شمال کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ ہمز، حلب، انطاکیہ، ایک کے بعد ایک بڑے شہر فتح ہوتے گئے، حتیٰ کہ 637 میں مقدس شہر یروشلم نے خود خلیفہ عمر کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور 641 آتے آتے پورا شام بیزنٹینی کنٹرول سے آزاد ہو چکا تھا۔ اچھا، اب اس نئی حکومت کو چلایا کیسے جا رہا تھا؟ اس کا ایک اہم حصہ تھا جزیہ۔ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں تھا، اس سے ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ لیں۔ غیر مسلم آبادی ریاست کے تحفظ اور اپنی مذہبی آزادی کے بدلے یہ ٹیکس ادا کرتی تھیں، اور اس طرح وہ اس نئی ریاست کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو اس فتح نے آخر اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے بدلا کیسے؟ چلیں، اس کے جو دور دراز اثرات ہوئے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن فتح کے فوراً بعد جشن نہیں منایا گیا، بلکہ ایک بہت بڑا المیہ پیش آیا۔ 639 میں امواس کی طاعون نے شام میں تباہی مچا دی۔ اندازہ لگائیں، 25,000 مسلمان فوجی اور ان کے گھر والے اس وبا میں جان سے گئے، جن میں نئے کمانڈر ابو عبیدہ بھی شامل تھے۔ واقعی فتح کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اس تباہی کے بعد اب وقت تھا تعمیر نو کا۔ شام کو جند نام کے ملٹری ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا، جیسے جند دمشق، جند حمص وغیرہ۔ اس سے نہ صرف انتظامی طور پر استحکام آیا، بلکہ یہی تقسیم آنے والی صدیوں کے لیے اس علاقے کی شناخت کی بنیاد بن گئی۔ اور سیاسی طور پر یہ ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ اسلامی دنیا کا جو پاور سینٹر تھا وہ ہمیشہ کے لیے عرب کے صحرا سے نکل کر شام کے زرخیز علاقوں میں شفٹ ہو گیا۔ اب دمشق صرف ایک فتح شدہ شہر نہیں رہا، بلکہ وہ اموی دور میں ایک نئی عالمی طاقت کا دارالحکومت بننے جا رہا تھا، جس نے واقعی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ شام کو اپنا نیا پاور بیس بنا کر دمشق میں قائم ہونے والا دارالخلافہ آخر دنیا کو کیسے بدلے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کی گونج آج بھی تاریخ کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے۔